हम लोगों ने पढ़ा था कि सौर दिन, सौर मास और सौर वर्ष क्या है। इसी तरह चंद्र दिन, चंद्र मास और चंद्र वर्ष क्या है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नक्षत्र दिन, नक्षत्र मास और नक्षत्र वर्ष क्या है। इन तीनों ही को पढ़ने के बाद हमें इन तीनों में भी डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हुआ है आपका। हाँ जी, मैं करती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सौर दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक की स्थिति, या फिर इसको मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक की स्थिति भी बोल सकते हैं। सौर दिन 24 घंटे का होता है। सौर मास को अगर हम कहें तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को सौर मास कहा जाता है। संक्रांति शब्द क्या है कि सूर्य का एक राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है, फिर दूसरी राशि में प्रवेश दूसरी संक्रांति। तो संक्रांतियों को हम राशि के नाम से ही जानते हैं, जैसे मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति। इसी तरह से 12 राशियों में सूर्य का प्रवेश 12 संक्रांतियां होती हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि सौर वर्ष क्या होगा। मेष राशि से मीन राशि तक के सूर्य के भ्रमण को सौर वर्ष में कहा गया है। चंद्र दिन के लिए जब बात करें तो एक तिथि 12 डिग्री की होती है और तिथि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को के बीच के डिस्टेंस को देखकर मानी जाती है। तो 12 डिग्री जब सूर्य की स्थिति से चंद्रमा पार कर जाते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं कि ये एक तिथि है। इसमें चंद्रमा को 23 घंटे 37 मिनट और लगभग 28 सेकंड लगते हैं। चंद्रमास, यही तिथियां जब 30 तिथियां पूरी होंगी तो उसको बोलते हैं कि एक चंद्रमास है। इसको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस्या से अमावस्या तक का समय माना गया है, जिसमें 29 दिन 44 मिनट और लगभग 3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रवर्ष की बात करें तो 12 चंद्रमास ही एक चंद्रवर्ष का निर्माण करते हैं, जिसमें 354 दिन लगभग लगते हैं। नक्षत्र की बात की थी फिर कल हमने कि एक नक्षत्र दिन यानी एक नक्षत्र के उदय से लेकर दूसरे नक्षत्र के उदय तक का समय होता है। इसी तरह अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक के समय को नक्षत्र मास कहा गया है। और इसी तरह जब सभी नक्षत्र 27 नक्षत्रों को 12 से गुणा करने पर हमें नक्षत्र वर्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी के संदर्भ में कल हमने कहा था कि संपातिक वर्ष, संपातिक मास और संपातिक दिन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संपातिक दिन क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, और एक सूर्य के चारों ओर। यानी कि एक तो वो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती रहती है, घूर्णन मतलब रोटेशन करती रहती है, और एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ पर, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, अर्थात 360 डिग्री का गोला घूमने में 24 घंटे लगाता है। लेकिन क्योंकि वो अपने परिक्रमा पथ पर आगे भी बढ़ रही है, यहां पर देखें तो अगर हम सूर्य के
एक निश्चित बिंदु से पृथ्वी की परिक्रमा को समझें और साथ साथ रोटेशन यानी कि घूर्णन को भी समझें। तो रोटेशन में तो उसको 24 घंटे लगने चाहिए, और घूमते समय अगर हम ये कहें कि हम एक निश्चित स्थान से इसको नोटिस करें कि वो कब इसी निश्चित स्थान पर घूमकर वापस आ जाएगी, तो घूमते समय क्योंकि वो रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा पथ पर भी आगे बढ़ रही है, तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में केवल 30 डिग्री 56 मिनट लगते हैं, 360 डिग्री घूमने में। और फिर दोबारा अपने उसी स्थान पर, अगर हम सूर्य के सामने एक निश्चित स्थान देख रहे हैं, वहां तक आने में 24 घंटे लगते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी 361 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में पृथ्वी 361 डिग्री घूमती है और 360 डिग्री घूमने में उसे 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। इसी बात को हम एक छोटे से वीडियो के साथ भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र लगाया है आपके लिए, और ये वीडियो प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमता दिखाया है, और इस तरह से देखिए अब इसने रोटेशन शुरू किया और साथ साथ रेवोल्यूशन भी शुरू किया, यानी कि घूर्णन और परिक्रमा दोनों हो रही है। तो जैसे ही 360 डिग्री का गोला पूरा हुआ तो पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, क्योंकि परिक्रमा भी कर रही है। इस वीडियो में ये बताया है छोटी सी क्लिप में कि किस तरह से घूर्णन करते समय वो पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ गई और 360 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, और उसमें कितना समय लगा, 23 घंटे 56 मिनट। लेकिन हमने तो सूर्य के एक पर्टिकुलर बिंदु से इसको स्टार्ट किया था, तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ये देखिए, स्टार्टिंग तो उसकी यहां से हुई थी, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर वो कितना आया, 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर 1 डिग्री आगे जा चुकी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ये कहें कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना समय लगाया पूरा एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन करने में, या एक घूर्णन करने में कितना समय लगा, तो उसको 23 घंटे 56 मिनट लगे, ना कि 24 घंटे। लेकिन सूर्य के उस बिंदु से जहां से स्टार्ट किया था पृथ्वी ने, वहां से 24 घंटे लगते हैं। तो अब इसी बात को हम समझेंगे कि फिर इसमें से ये संपातिक दिन का क्या मान आया। तो जब सूर्य के उस बिंदु से जहां से शुरू किया था पृथ्वी ने, वहां तक वापस आई, उसको कहते हैं सौर दिन। लेकिन एक पूरा चक्कर लगा लिया, इसको कहते हैं संपातिक दिन। एक बार फिर से हम इस वीडियो को देखें तो हम इस बात को और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और अब इनके घूर्णन को इस चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है। अब घूर्णन भी हो रहा है और परिक्रमा भी हो रही है। तो परिक्रमा करते करते पृथ्वी थोड़ी आगे बढ़ गई, और एक चक्कर पूरा होने पर, यानी कि 360 डिग्री घूमने पर 23 घंटे 56 मिनट लगे। लेकिन सूर्य के उस बिंदु से जहां से शुरू किया था वहां आने में 1 डिग्री ज्यादा का समय लगा। एक बार फिर से इसी परिक्रमा को और घूर्णन को दोबारा देखते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट, और लेकिन इसी तरह से इस यहाँ पर ये चीज समझाई गई है। तो अब हम कैसे समझे, क्या लिखें, संपातिक काल क्या होता है। तो इसको लिखने के लिए इसको लिखते हैं संपातिक दिन। कैसे लिखेंगे,
कि पृथ्वी का किसी निश्चित तारे के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि संदर्भ में, पृथ्वी की अपने अक्ष पर एक पूर्ण परिक्रमा अर्थात 360 डिग्री की अवधि की ड्यूरेशन को हम संपातिक दिन कहते हैं। ठीक है। अब ये सौर दिन से किस तरह से अलग है? सौर दिन में पृथ्वी 361 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि वो सूर्योदय किसी एक निश्चित स्थान पर उसको वापस आना है, जिस तरह से आपने इस वीडियो या फिर इस चित्र में समझा। पृथ्वी ने परिक्रमा की, वो तो हल्की सी आगे बढ़ गई, और कितनी आगे बढ़ गई? 1 डिग्री आगे बढ़ चुकी है, और घूर्णन पूरा हो गया 360 डिग्री का, जिसमें उसको 23 घंटे 56 मिनट लगा। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि संपातिक दिन में उसको कितना, संपातिक काल कितना होता है? 23 घंटे लगभग 56 मिनट, और कुछ सेकंड्स में ये 4 सेकंड्स के करीब होता है। और सौर दिन कितना होता है? 361 डिग्री घूम जाती है, और उसमें कितना समय लगता है? 24 घंटे। अब इसी को हम संपातिक दिन को, संपातिक वर्ष क्या होता है ये जानते हैं। संपातिक वर्ष और संपातिक मास। संपातिक मास को समझने के लिए, जैसे 12 महीने में तो 12 होते हैं, तो कह रहे हैं कि किसी निश्चित तारे, अब निश्चित तारा यानी कि एक निश्चित स्थान मान लीजिए, जैसे सूर्य भी को भी एक तारा ही कहा गया, लेकिन सूर्य का एक पर्टिकुलर बिंदु जहां से शुरू किया जा रहा है। किसी निश्चित तारे के संदर्भ में, किसी निश्चित तारे के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, में चंद्रमा का पृथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा में लगने वाला समय संपातिक मास कहलाता है। ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जब अपनी परिक्रमा पथ पर जा रही है, तो उनके साथ साथ चंद्रमा भी गोल गोल घूम रहे हैं। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये पूरा एक चक्र ऐसे लगाने में जो समय लेते हैं, उसको बोला गया है, किसी निश्चित तारे के संदर्भ में चंद्रमा का पृथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा में लगने वाला समय संपातिक मास कहलाता है। और इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और लगभग 12 सेकंड, लगभग 12 सेकंड का समय लगता है। अब इसी तरह से हम संपातिक वर्ष को समझेंगे कि संपातिक वर्ष क्या है। तो वही, कोई निश्चित बिंदु तो लेना ही पड़ेगा, तो किसी निश्चित तारे के संदर्भ में, इसको मैं अब अलग रंग से लिखती हूँ, यहाँ पर रंग बदल लेते हैं, नीला ले लेते हैं।
किसी निश्चित तारे के संदर्भ में पृथ्वी को अपनी कक्षा में मतलब अपने परिक्रमा पथ पर एक पूर्ण परिक्रमा में लगने वाला समय पूरा एक चक्र लगा लिया सूर्य के चारों ओर, ही संपातिक वर्ष कहलाता है। अब देखिए कितना समय लगता है पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और लगभग 10 सेकंड मान लीजिए, लगभग 10 सेकंड। ठीक है, तो हम तो कहते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन एक हम लोग जो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग लीप ईयर की परिकल्पना भी करते हैं, तो ये जो 6 घंटे वाला ये बाद का समय है, इसको बाद में जोड़ लिया जाता है। कैसे जोड़ते हैं कि फरवरी के मंथ में हम 28 दिन और हर चौथे साल 29 दिन का मान रखते हैं। इस तरह से ये संपातिक दिन, संपातिक मास और संपातिक वर्ष होता है। गुरुजी आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, वो पीछे से बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं। आशा है आपको ये संपातिक दिन, संपातिक मास और संपातिक वर्ष के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा पथ पर होती है तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मौसम बदलते हैं, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो इसका कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ पर घूमना है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम समझ जाएंगे, जैसे ये बीचों बीच सूर्य बनाए हुए हैं और यहाँ पे पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। अब जिस तरफ पृथ्वी का सरफेस रहेगा वहां वहां रोशनी रहेगी। देखिए थोड़ा सा हल्का सा पीला पीला दिखाया गया है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, और बड़ा हो नहीं पा रहा 100%। चलिए, तो ये दिखाया गया है पृथ्वी का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी इस तरह से चल रही है। कैसे, क्या दिशा होती है इनके चलने की? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही हैं तो पृथ्वी का एक खास मतलब एक ही हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है। अब क्योंकि ये अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी भी हुई है, ये हम जानते ही हैं, और इस तरह से झुकी हुई अवस्था में ही ये आगे बढ़ती जाती हैं और अपने अक्ष पर भी घूमती जाती हैं, और साथ साथ तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो सबसे टॉप पर देखिए लिखा है 21 मार्च। 21 मार्च ये एक ऐसा दिन होता है जब दिन रात बराबर होते हैं और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, केवल दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं।
और यहां से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के कितने हिस्से पर क्या होता होगा, रोशनी पड़ रही है। तो जैसे हम जानते ही हैं कि अगर हम पृथ्वी को बीचों बीच से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, इसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ रही। 21 मार्च एक ऐसा समय होता है जब दिन रात बराबर हुए। दिन रात बराबर होने का मतलब हुआ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। फिर पृथ्वी थोड़ा आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, और इसी तरह से दिन और रात में डिफरेंस होता जाएगा, और सूर्य की किरणें भी थोड़ा 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 ऊपर की ओर भी आती जाएंगी। तो जब ये वाली स्थिति आएगी, कौन सी स्थिति है ये, 21 जून तक, 21 मार्च से 21 जून तक की जो स्थिति है। अब देखिए सूर्य की किरणें ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पर आ गई पृथ्वी, थोड़ी किरणें ऊपर हो गई, यहाँ पर आ गई पृथ्वी तो थोड़ी किरणें। तो यहाँ पर आने पर कर्क वृत्त पर, यानी कि जो देखिए पृथ्वी के एक, ये तो हो गया बीचों बीच वाला जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, 23 डिग्री हाफ मिनट पर यहाँ पर कर्क रेखा होती है और यहाँ पर मकर रेखा। तो पूरा कर्क वृत्त और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा रोशनी में आ जाता है। ठीक है, जब घूमती है पृथ्वी तो इसी हिस्से को सूर्य की किरणें प्राप्त होती रहती हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल का संकेत देता है, क्योंकि अब उत्तरी गोलार्ध किसकी तरफ हो गया, सूर्य की तरफ हो गया। यहाँ पर अब दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा अंधेरा है, शीतकाल बन जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मियां आ जाती हैं उत्तरी उत्तरी हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में क्या हो जाता है, सर्दी का मौसम बन जाता है। और आप सभी जानते हैं कि दक्षिण में क्या हो जाती है, रातें बड़ी हो जाती है, सर्दियों में रातें बड़ी होती है ना, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, उत्तर में दिन बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये चित्र हम आपको शेयर भी कर देंगे। फिर पृथ्वी घूमते 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 नीचे इधर आ गए, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर से दिन रात बराबर हो जाते हैं। ये स्थिति बनती है 23 सितंबर को। लेकिन जिस तरह से यहाँ हमने देखा था कि दक्षिणी ध्रुव वाले एरिया में, दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी आ रही है, अब यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये स्थिति हो गई 23 सितंबर की। पृथ्वी आगे बढ़ते 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 फिर इस स्थिति में आ गई यहाँ पर। तो ये स्थिति लगभग ऐसी है, लेकिन यहाँ पर तारीख जो आ गई, डेट जो हो गई, ये 22 दिसंबर हो गई। यहाँ पर अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में रातें बड़ी हो गई, और दक्षिण में क्या हो गए, दिन बड़े हो गए। तो इस तरह से मौसम बदलता रहता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हमें कुछ डेट्स को तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे 21 मार्च, जैसे 23 सितंबर, जब दिन रात बराबर होते हैं, और यहाँ पे भी दिन रात बराबर होते हैं। बसंत ऋतु और शरद ऋतु होती है। बसंत ऋतु कहाँ होगी, उत्तर में, और शरद ऋतु कहाँ होगी, दक्षिण में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रीष्म और शरद होगा, और यहाँ पर भी ग्रीष्म और शीतकाल बनता है। तो इस तरह से पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर घूमते घूमते पृथ्वी पर ही मौसम का बदलाव किस तरह से होता है, ये यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद मुझे लगता है ये वाली बात भी, एक बार हम अगर अपने सिलेबस पे नजर मारें तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने खगोल शास्त्र का ये पहला हिस्सा पूरी तरह से पढ़ चुके हैं।
समय का आकलन करना सीख चुके हैं। रेखांश और समय, सर्वदेशीय समय का ज्ञान ले चुके हैं। स्थानीय समय, मानक समय, सौर मास, चंद्र मास, नक्षत्र मास, इसका भी ज्ञान ले चुके हैं। और साथ साथ मैंने आज आपको बताया कि परिक्रमा पथ पर किस तरह से पृथ्वी का मूवमेंट होता है, जिससे एक तो दिन रात घूर्णन के समय और मौसम की जानकारी का एक छोटा सा आइडिया दिया है। यहाँ पर रेखांश और समय, सर्वदेशीय समय को थोड़ा सा हमें और समझना चाहिए, क्योंकि इसका मेन यूज होगा जब हम कुंडली का निर्माण करेंगे। तो जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें रेखांशों का, सर्वदेशीय समय का, स्थानीय समय का, मानक समय का बहुत यूज करना पड़ता है। एक बार फिर से हम इसी चीज को आज रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको ये वाला चित्र दिखाकर बताया था कि भारत के नक्शे को अगर हम देखें और इनके बीच के लॉन्गिट्यूडनल स्पैन को देखें, तो जो भारत है एक बड़ा देश है जो 97 डिग्री पूर्व से लेकर 68 डिग्री पूर्व तक का स्पैन लिए हुए है। और अगर हम इसमें समय का डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हमें मिलता है। लेकिन क्योंकि पूरे भारत में समय सीमा एक ही हो, तो मानक समय भी है। तो मानक समय कौन से लॉन्गिट्यूड से माना गया है? इसको माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। अब अगर हमें कोई कहे कि किसी जातक का जन्म किसी भी स्थान पर ले लीजिए, माना मुंबई में हुआ है, तो मुंबई में जब बच्चा पैदा हुआ और लोगों ने घड़ियों में समय देखा तो माना कहा कि 11 बजे हैं, सुबह के 11 बजे हैं। तो ये जो हमारी घड़ियों में टाइम आ रहा है, ये तो मानक समय के अनुसार आ रहा है ना। मतलब अगर अब हम इसे नक्शे पर देखें तो जो समय 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड पर है वो समय है, लेकिन मुंबई की स्थिति यहां बनती है। तो यहां से यहां तक का जो समय है, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि मुंबई कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, सबसे पहली बात। फिर मानक स्थान और इस स्थान में कितना डिफरेंस है। अब हमें ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अब जो ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं वो मानक समय से नहीं होंगी बल्कि स्थानीय समय से होंगी। अब हम जैसे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम ये स्थानीय समय या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से पता लगाएं। तो इसके लिए एक सारणी होती है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ऐसी छोटी छोटी बुक्स आती हैं और कुछ किताबों में, पंचांगों में ये दिया भी होता है। ये मैं आपको शेयर करूंगी। ये मेरे पास लगभग 10 पेजों का एक डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में, लेकिन हाँ आज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों सबको ही आता है इतना इंग्लिश पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है लैटिट्यूड और यहाँ लिखा है लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर भारत के लगभग हर जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है और साथ साथ लोकल टाइम करेक्शन IST से दिया है। लोकल टाइम करेक्शन यानी कि स्थानीय समय का बदलाव मानक समय से कैसे किया जाए। ये जो शब्द है IST, इसको कहते हैं इंडियन मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। भारतीय मानक समय कौन से स्थान का, ये सारे स्थानों को यहाँ पर दिया गया है। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश,
अगरतला त्रिपुरा, आगरा यूपी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये टेबल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसको आप सहेज कर रखिएगा, संभाल कर रखिएगा, ये बहुत काम आती है। देखिए पंजाब में अमृतसर, और भी गुजरात में आनंद, और भी जितने भी जगह आपको, आरा बिहार में, इस तरह से अयोध्या यूपी, सबके लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश, पृथ्वी के जो ये वाली लाइनें होती हैं इनको अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये वाले जो रेखाएं होती है इनका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। और क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो ये पूरा भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही दिया है। अब यहाँ पर बाकी के स्थानों का, वैद्यनाथ धाम, देवघर, बद्रीनाथ, बलिया, बेंगलोर, बरासत, ये हर बरेली, हर तरह के स्थान के बारे में बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे पंचांगों में ये लिस्ट होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें इसको सहेज कर रखना चाहिए। तो ये एक पीडीएफ आप लोगों के साथ हर स्थान का लगभग यहाँ पर दिया गया है। ये आपको, ये 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको शेयर कर देंगे। यहां तक कि कुछ और स्थान भी हैं, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान के, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो हम लोग उसको एक भारतीय महाद्वीप के संबंध में मानते हैं। तो यानी कि थोड़े से देश के उधर वाले देशों का भी लिया हुआ है और थोड़े से सीधे हाथ वाले देशों का भी यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ हमने एक चीज पढ़ी हुई है, हम जानते हैं ये वाली बात, तो कि उत्तरायण और दक्षिणायन, अब ये शब्द है अयन। अयन दो हैं, पहला तो है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। तो अगर हम इसको एक पृथ्वी के गोले पर ही समझने की कोशिश करें, अब पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ये हम कह रहे हैं यहां से इनकी ये भूमध्य रेखा है, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब सूर्य, अच्छा यहां पर जब हम एक ऐसे लाइन खींच दें 23 डिग्री हाफ मिनट पर, इसी तरह से यहां पर एक लाइन खींच दें 23 डिग्री हाफ मिनट पर, तो इसको तो कहते हैं, ये तो हो गई बीच वाली भूमध्य रेखा। ये ऊपर वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा, क्योंकि ये रेखा सीधा कर्क राशि को इंडिकेट कर रही होती है, और ये रेखा कहलाती है मकर रेखा। जब सूर्य मकर राशि में यहाँ पर आ जाते हैं, मकर राशि पे, और तो उसके बाद सूर्य का मूवमेंट ऊपर होने लगता है, यानी कि उसकी रोशनी का जो स्तर है वो ऊपर होने लगता है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी भाग की तरफ प्रकाश का संचार होने लगता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। और जब कर्क रेखा में होते हैं तो इनका संचार नीचे हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को दक्षिणायन कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं स्थिति से ऋतुएं बनती हैं। इसी स्थिति से ऋतुओं का निर्माण होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर मौसम को जाना, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ऋतुओं को भी समझना चाहिए।
तो कहते हैं कि जब सूर्य का गोचर मकर और कुंभ राशि में होता है तो कौन सी ऋतु आती है? शिशिर ऋतु। इसी शिशिर ऋतु को शीत ऋतु भी कहा गया है। उसके बाद जब मीन राशि और मेष राशि में सूर्य का गोचर रहता है तो कहते हैं बसंत ऋतु। वही चीज अभी हमने इस चित्र के माध्यम से समझी है। अब हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या है। जब सूर्य का गोचर वृषभ राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में रहता है तो इस स्थिति को कहते हैं कि कौन सी ऋतु आ गई? ग्रीष्म ऋतु। और उसके बाद जब कर्क और सिंह में रहता है तो इसी स्थिति को वर्षा ऋतु कहते हैं। उसके बाद जब कन्या और तुला में सूर्य का गोचर रहता है तो इसको कहते हैं शरद ऋतु है। यहां से मैं इसको रब कर देता हूं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए। और जब कौन सी राशि हो? वृश्चिक राशि और धनु राशि में सूर्य का गोचर होगा तो कहेंगे हेमंत ऋतु। और यही जो हमने यहाँ पे मौसम और ऋतुएं पढ़ी हैं ये यहाँ से परिक्रमा के कारण होती हैं। ये कुछ एक बेसिक चीज है जिसको हमें बहुत जरूरी है समझना और जानना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आगे हमारे गणित को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमें मदद करती रहेंगी। ठीक है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आती है कि जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, दिन महीने साल ये सब चेंज होते जा रहे हैं तो राशियां भी हो रही हैं। राशियों के सामने ये सारे ग्रह आते जा रहे हैं, केवल पृथ्वी और सूर्य ही नहीं बाकी के सारे ग्रह भी। तो कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और उनका असर क्या हो रहा है। तो जब असर की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो फलित हो गया, लेकिन अभी तो हम केवल गणित समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे हम कहें कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा पथ ये है और हम एक निश्चित स्थान से इसको कह रहे हैं कि यहां से पृथ्वी ने स्टार्ट किया चलना। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे पृथ्वी यहां से चल रही है, चलनी शुरू हुई, ये 0 पॉइंट है इनका। चलती गई चलती गई चलती गई चलते 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 ये वापस यहाँ आएंगी और जब ये वापस यहाँ आएंगी ना तो ये अपने स्थान से हल्का सा खिसक जाती है। समझे बात? कि जैसे आपने देखा होगा कि जब एक लट्टू को हम घुमाते हैं पृथ्वी पर तो वो घूमते 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 थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर लेता है और ये जो खिसकना है ना ये पीछे की ओर खिसकते हैं, यानी कि वो परिक्रमा पथ चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हल्का सा डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है ये कितना होता है पता है? 50.29 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। बहुत हल्का सा। हर साल एक हल्का सा खिसकाव पृथ्वी में देखा गया है। ठीक है। तो एक स्थिर तारे के सापेक्ष जब, और ये केवल पृथ्वी के साथ नहीं होता, ये सभी प्लैनेट्स के साथ होता है। अगर आप एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं स्पायरोग्राफ,
इससे बच्चे छोटे छोटे चित्र बनाते रहते हैं, गोल 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 घुमा घुमा के। इसको स्पायरोग्राफ कहते हैं। तो उसको भी जब देखेंगे तो एक गोला खींचने के बाद गोला दोबारा वहां नहीं आता, बल्कि हल्का सा खिसक कर एक चित्र का निर्माण करता रहता है। इसी तरह से आकाश में भी, ये तो मैं तो पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ ये बात, सभी ग्रह बहुत मामूली सा हर साल, वो पता भी नहीं चलता, लेकिन जब हम उसको बड़े स्पैन पर देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये क्या हुआ, ये खिसक कैसे गया, पहले तो ऐसा होता था, अब ये क्या हो रहा है। तो जो पृथ्वी का खिसकाव है पीछे की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर थोड़ा सा खिसक जाना, ये 50.29 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट से भी कम का समय है जो पृथ्वी हर साल अपने परिक्रमा पथ से पीछे खिसक जाती है। ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आयनांश में बदलाव आता है। जब आप कोई कुंडली डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड करते हैं, किसी भी ऐप से डाउनलोड करें, तो जहां समय लिखा रहता है वहां पर एक लिखा रहता है आयनांश। तो वो आयनांश कितना हुआ, तो वो जो समय है, वो जो खिसकाव है, अयन का अंश में कितना डिफरेंस आया, उसको यहां से मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह जब अपनी परिक्रमा पथ पर घूमता है तो घूमते 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 फिर से उसी बिंदु पे नहीं आता, वो हल्का सा बहुत मामूली सा, और वो मामूली सा कितना है, 50.29 सेकेंड्स का खिसकाव हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम और भी चीजें जानेंगे। ये जो खिसकाव होता है ये होता है पश्चिम की ओर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है ना। तो जब अपने मुख्य बिंदु जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पर लौटती है, तो हल्का सा, बहुत हल्का सा खिसकाव पीछे की ओर ले लेती हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिग्रेशन हो जाना, पीछे हो जाना। तो और जब यहां से पीछे होंगी तो यहां से हल्का सा आगे खिसक जाएगा, तो यानी कि गोला जो है थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। और ये हर साल होता है, एक परिक्रमा के बाद हर साल ये खिसकाव होता है। और कितने सेकंड का होता है, इतने सेकंड। इसके बारे में पंचांगों में लिखा रहता है, इसके बारे में हम जब कोई कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप से डाउनलोड करते हैं वहां भी लिखा रहता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आशा है ये चीजें आप लोगों को नई भी लगी होंगी, समझ भी आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। गुरुजी। छवि जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी जो एक बिल्कुल। खिसकाव है 50.29 सेकंड का, हाँ उससे जी, क्या मौसम और बाकी चीजों में भी फर्क पड़ता है? थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले तो संक्रांति 13-14 तारीख को ही आती थी, आजकल 15 तारीख को क्यों आ रही है। अच्छा। आप लोगों ने ये देखा है ना कि संक्रांति का समय थोड़ा सा चेंज हुआ हाँ जी। है ना। कि अरे हर बार, हर साल तो बैसाखी हम लोग 13 अप्रैल को मनाते थे, अब 14 को क्यों मना रहे हैं। तो वो थोड़ा जो वो खिसकाव है उसकी वजह से ही तारीखों में भी, इंग्लिश कैलेंडर में भी बदलाव आ रहा है। लेकिन ये एकदम से नहीं पता चलता, ये पता चलता है लंबे समय में, जैसे 70 साल, 60 से 70 साल का समय हो जाए, 72 साल का समय हो जाए, तो उससे ये चीज हमें महसूस होने लगती है। इस बार देखिए संक्रांति दोपहर के 15 बजे हो रही थी, तो वो चीजें वो हल्के से खिसकाव के कारण ही है।